Hello students, welcome to the chemistry class. So in last class we were discussing quantum numbers. In today class we are going to discuss some more things related to the quantum numbers. जिसमें फर्स्ट थिंग जो है वो है हमारी क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम. ठीक है, तो देखो जो लास्ट क्लास में हमने क्वांटम नंबर डिस्कशन किया था उस क्वांटम नंबर के आगे अगर हम प्रोसीड करते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने देखा था कि 3 क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में एंड द लास्ट वन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब उसमें आज नया टॉपिक हम आगे पढ़ रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. रिलेटेड है उससे, ठीक है, जो हमने क्वांटम नंबर चीज़ें पढ़ रखी हैं या जो भी बोर्ड्स मॉडल पढ़ रखा है उस चीज़ को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको. एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए थे क्वांटम नंबर के, बाकी मैंने बोला था अब इसके आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे. ठीक है, तो देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. यहाँ पे एक एनर्जी लेवल बनाए गए हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल, जहाँ पे मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 4. एंड y एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, एनर्जी को. ये हम एनर्जी दिखा रहे हैं. एनर्जी क्या हो रही है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से, बिकॉज दिस इज n इज इक्वल टू 1, न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. वही चीज़ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है बोर्ड्स मॉडल में भी, कि लाइक हम डिस्कशन करते थे कि अगर एनर्जी की बात करें फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम का वो इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट में है, तो उसकी हमने एनर्जी देखी थी. ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में -13.6 फॉर हाइड्रोजन, है ना. फॉर उसी तरह n इज इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में हमने देखा था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब n की वैल्यू हो जाती है कितनी, 2. करेक्ट, तो ऊपर जाने पे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जा रही है. तो एनर्जी ऊपर जाने पे इंक्रीज करती जाएगी. ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं. अब ये एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब अभी कोई नोट नहीं करेगी, जब मैं बोलूँगा तभी आप नोट करिएगा. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जैसे हमने बोर्ड्स मॉडल में डिस्कशन किया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमने क्या क्या दिखाया. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा. लाइक अगर हम बात कर रहे थे He प्लस, देन Li2 प्लस ना, He3 प्लस. सो ऑल ऑफ दिस रिप्रेजेंटिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. इन सब के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, n इज इक्वल टू 1, है ना. जैसे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमने देखा था, हीलियम का दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा हुआ किस में होगा, n इज इक्वल टू 1. सिमिलरली अगर Li2 प्लस की बात करूँ तो टोटल Li के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए तो बचेगा कितना, एक इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा. तो ये सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. और हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा बोर्ड्स मॉडल है वो किस पे एप्लीकेबल होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर. तो बोर्ड्स मॉडल इज एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. इसको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन सब पे अप्लाई कर सकते हैं. यही हमने पढ़ा था. मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा. सो अब देखिए ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. देखिए ये सिंगल दिखाया गया आपको एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये 1s देन 2s 2p. देखो ये एनर्जी दिखा रहे हैं हम. एनर्जी देखो इधर एनर्जी दिखाई गई है. 1s दिखाया गया, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2s 2p, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3s 3p 3d, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4s 4p 4d 4m. ठीक है, यही डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे बना रखा है. ये 3s 3p 3d, आगे इसी तरह 4 के लिए बना लेंगे 4s 4p 4d 4m. अब देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, केवल n पे डिपेंड कर रही है. n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. करेक्ट, जो हमारा n था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि n रिप्रेजेंट सेल्स, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है और यही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था. तो इस केस में हम बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो हमारी जो एनर्जी है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, इस चीज़ को देखें यहाँ पे ध्यान से, दिस इज 1s एंड दिस इज 2s एंड 2p. सो 2s एंड 2p दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है. एनर्जी सेम दिखाई गई यहाँ पे. n दोनों का ये n सेम है इसलिए एनर्जी सेम है, जबकि स्ट्रक्चर अलग अलग है. दिस इज s दिस इज p. तो दोनों के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर है. ये s क्या है, s और p क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर. अजीमुथल क्वांटम नंबर अलग है. अगर s के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या आएगा, 0 आएगा.
अगर हम p के रिस्पेक्ट में एजीमुथल क्वांटम नंबर देखेंगे तो क्या आएगा, l 1 आएगा। बट इन दोनों में एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफरेंट है, बट n की वैल्यू क्या है, सेम है। सो इसी तरह अगर हम थर्ड वाले में देखें, दिस इज 3s, दिस इज 3p एंड दिस वन इज 3d। सो l की वैल्यू सबकी डिफरेंट है, बट n की वैल्यू क्या है, सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। तो इन सब की एनर्जी सेम है कब, जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका n सेम है, दिस इज 3s 3p 3d, इनका n सेम है तो एनर्जी सेम है, जबकि ये डिफरेंट डिफरेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर बने। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ इस स्टेट से इस स्टेट में, लाइक n1 से n2 में, तो वो n1 से चाहे 2s में जाए, मतलब 1s से चाहे 2s में जाए या 2p में जाए, सेम एनर्जी का डिफरेंस आएगा, जो एनर्जी का डिफरेंस हमने वहाँ पे पढ़ रखे हैं बोर्ड्स मॉडल में, या उसके बाद भी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमने देखा था, उसके बेसिस पे हमने ये देखा था कि ये अगर मेरा n2 है, दिस इज n1, एंड अगर ये कोई भी, मैं मान लिया ये n2 है, ये n1, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, मान लो ये ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आ गया, तो वापस आएगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में रह नहीं सकता, जब वापस आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। ये जो एनर्जी है E, इस एनर्जी को हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यही पढ़ा था, करेक्ट। तो देखो इस केस में इलेक्ट्रॉन 1s में हो, इलेक्ट्रॉन चाहे 1s में हो, अगर इलेक्ट्रॉन 1s से ऊपर गया सेकंड शेल में, तो सेकंड शेल के चाहे 2s में जाए या 2p में जाए, क्योंकि 2s 2p की एनर्जी सेम है, तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ में आ रही बात, 1s से 2s में गया या 1s से 2p में गया, एनर्जी का डिफरेंस सेम आएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं करता कि वो s में जा रहा है या p में जा रहा है, मैटर क्या करता है कि वो किस शेल में जा रहा है, 1 से 2 में गया या 1 से 3 में गया। इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमारा जो हम ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिखा रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होता है, क्योंकि बोर्स मॉडल भी केवल n के बारे में बात करता है। उसका फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था, अभी लिखा भी था हमने यहाँ पे, लाइक E इज इक्वल टू, हम क्या दिखाते थे, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि E जो है वो n पे डिपेंड कर रहा है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, n जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एनर्जी बढ़ती जा रही है उसकी, है ना। यहाँ पे वैसे भी माइनस साइन है, ये अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और माइनस साइन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो उसके रिस्पेक्ट में हमने ये देखा था E जैसे जैसे n चेंज होगा E की वैल्यू चेंज होगी, तो एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी। तो एनर्जी के जो डिफरेंसेस है वो केवल n पे डिपेंड करते हैं, लाइक n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 1 है, ये मैंने दिखाया n इज इक्वल टू 3 है, तो 3 से 2 में आया या 2 से 1 में आया, तो केवल n को हम देखते थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे थे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर की मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल किस में होगा, फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 में, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में प्रेजेंट है, तो ये 2s 2p की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो n की ये यानी यहाँ पे एनर्जी हम बोलेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये देखिए ये चीज दी हुई है यहाँ पे, इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम बोल सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे एनर्जी डिपेंड करती है। Thus the energy of electron increases with an increase in n. The energy of the orbital increases is this, ये दिखा है, देखो 1s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद 2s 2p की एनर्जी हमने यहाँ पे इक्वल दिखाई है, उसके बाद 3s 3p 3d ये तीनों की हमने इक्वल दिखाई है, देन 4s 4p 4d 4f इन सबकी इक्वल होगी। तो एनर्जी किसकी किसकी, केवल एनर्जी डिपेंड कर रही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये देखिए आपको दिया, इन द एनर्जी लेवल डायग्राम इट मे बी द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैव द सेम एनर्जी इवन फॉर डिफरेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर। समझ में आ गया। सो यही चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी केवल डिपेंड करेगी n पे, ठीक है। तो अब सब लोग आगे लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे सब लोग, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो लाइन्स आप पहले नोट कर लीजिए नोटबुक में, उसके बाद फिर ये डायग्राम बना लेंगे सब लोग। ये जो n इज इक्वल टू 1 2 2p 3s 3p ये जो दिया हुआ डायग्राम है, ठीक है। तो पहले नोट करिए इसमें कि फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिखिए इसमें, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम the energy of an electron, the energy of an electron depend only upon the, depend only upon the principal quantum number, depend only upon the principal quantum number, and that's why and that's why
azimuthal quantum number, and that's why azimuthal quantum number doesn't matter, and that's why azimuthal quantum number doesn't matter for the single electron system, for the single electron system. ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी केवल n पे डिपेंड करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये डायग्राम बनाइए और डायग्राम बना के उसके नीचे ये नोट कर ले एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहले आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए, उसके नीचे यहाँ पे नोट कर लीजिएगा एनर्जी ऑर्डर। पहले डायग्राम बना के फिर एनर्जी ऑर्डर में ये नोट कर लीजिए, वहाँ पे लिखा है 1s, 2s इज इक्वल टू 2p, देन 3s, 3p, 3d। करेक्ट, ये कंटिन्यू कर लिए 4s, 4p, 4d तक। दिस इज 4d, 4f। ठीक है, एंड सो ऑन यहाँ पे दिखा देंगे। तो आप समझ गए यहाँ पे एस एंड पी पे मैटर नहीं करता। अगर एनर्जी का चेंज चाहिए तो मैं यही दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 1 से 2 में, इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में गया, 1 से 2s में गया या 2p में गया, दैट डजंट मैटर। 1 से 2 में गया तो एनर्जी चेंज जो लिखा जाएगा दैट विल बी E2 माइनस E1, और यही बोर्ड्स मॉडल हम लगा देते थे, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। समझ में आया? इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये केवल n पे डिपेंड करता है, जो हम यहाँ पे n दिखा रहे हैं 2, इस केस में जैसे हम दिखा रहे हैं थर्ड वाले केस में 3, तो 3s, 3p, 3d सबकी एनर्जी सेम है। ठीक है, ठीक है, ये सिंगल है, ये बस पॉइंट आप याद रखिए कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए केवल n पे डिपेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखिए अब इसको मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, ये मल्टी लेवल डायग्राम बनाया गया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमने ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया। दिस इज 1s, देखो 2s 2p में दो अलग अलग चीजें, इस बार 2s 2p सेम नहीं है, 2s 2p अलग अलग है। देन 3s 3p अलग अलग है, उसके बाद 4s दिखा दिया गया है, 4s आता है पहले, फिर 3d आता है। ठीक है, बट अभी के लिए आप 4s मत बनाइएगा, आप चाहें तो केवल ऐसे बना लीजिए, मतलब नॉर्मली जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि आप क्या करो, बस ऐसे दिखा दो कि ये मेरा हो गया 3s। अभी के लिए आप 3s 3p 3d ही दिखा दो, दैट इज सफिशिएंट। 4s दिखाने की नीड नहीं, वो 4s कैसे आया वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दिस इज 3p 3 और d क्या 5 दिखा दो, d के 5 ऑर्बिटल, तो दिस इज 3d। उसके नीचे आप 2s दिखा दो, 2s 2p, so this is 2s and this is 2p। हम तीन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं 2p के, वैसे हमने यहाँ पे d के 5 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और ये एक ऑर्बिटल हमारा इसका है, देन ये 2s। 1s में तो एक ही रहेगा, नीचे देखो ये डायग्राम में 1s दिखाया है तो उसको मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, 1s का एक रहेगा, 2s 2p। अब देखो हो क्या रहा है इसमें, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर ये मेरा n इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू 2 है, अब ये केवल n इज इक्वल टू 2 नहीं है, इस n इज इक्वल टू 2 में हम देख रहे हैं कि अलग अलग एजीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जो है एनर्जी अलग अलग हो रही है। ये है 2p की एनर्जी और ये है 2s की एनर्जी। तो अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ सेकंड से 1 में, सेकंड से 1 में, तो अब केवल ये 2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 2 से 1 में हुआ, तो अब एनर्जी का डिफरेंस मैं केवल डायरेक्ट नहीं लिख सकता E2 माइनस E1,
और ना मुझे अब एक वेवलेंथ मिलेगी, मुझे दो डिफरेंट वेवलेंथ्स मिलेंगी। एक वेवलेंथ ये जो यहाँ से एनर्जी का इमिशन होगा, और एक ये वाली मिलेगी। भले ही दोनों में एनर्जी का डिफरेंस जो है वो बहुत ही स्मॉल है, बट मुझे दो डिफरेंट वेवलेंथ्स तो मिल जाएंगी, है ना। तो एक ये मिल रही है और एक ये मिल रही है। सो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू डायरेक्ट E2 माइनस E1 नहीं लिख सकता मैं, क्यों? क्योंकि अब मैं सीधा N पे डिपेंड नहीं कर रही एनर्जी। E2 माइनस E1 लिखूंगा तो इसका मतलब केवल N पे एनर्जी डिपेंड कर रही है, मैं सीधा लिख दूंगा E2 माइनस E1, दिस विल बी E। बट इन केस ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन 2s में है या 2p में, एनर्जी वहाँ पे अलग अलग हो जाती है। तो इस वजह से अब मल्टीपल, इसलिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मुझे डिफरेंट वेवलेंथ मिलेगी। तो जब मैं इसका अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनाऊंगा और इसको अगर मैं फोटोग्राफिक प्लेट पे देखूंगा तो मुझे दो डिफरेंट वेवलेंथ दिखाई देंगी। तो इस चीज को बोर्ड्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। तो बोर्ड्स मॉडल यहाँ पे हमारा क्या होता है, फेल हो जाता है मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, इसलिए हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अप्लाई करते हैं। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी, यानी n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको, ये देखो ये 2s है, ये 2p है, तो दोनों का सेकेंड सेकेंड है ये शेल। तो इलेक्ट्रॉन 2s से 1s में आ रहा है या 2p से 1s में आ रहा है वो डिपेंड करेगा, और एनर्जी दोनों केसेस में अलग अलग आएगी। तो यहाँ पे एनर्जी 2s 2p के अलग अलग है। तो एनर्जी दोनों का n सेम है, बट s एंड p में इलेक्ट्रॉन s में प्रेजेंट है या p में, यानी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। क्लियर हुआ? तो ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर हम इसकी बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, बोर्ड्स मॉडल के टाइम पे समझाया था कि बोर्ड्स मॉडल में हमने क्या लिया था, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है। तो अट्रैक्शन फोर्स, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वल करके हमने कुछ डेरिवेशंस किए थे, करेक्ट। बट जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अगर ये मैं बता दूं कि ये मेरा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है, ये फर्स्ट शेल हो गई, इसमें मान लो दो इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है, मैं केवल इस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ूँ, लेकिन मैं उसको रेड कलर से दिखाता हूँ, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बोर्ड्स मॉडल लगाऊंगा तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स का आपस में भी एक रिपल्शन फोर्स होगा, इसका आपस में रिपल्शन फोर्स होगा, इसका आपस में रिपल्शन फोर्स होगा, इसके साथ इसका रिपल्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन फोर्स भी लगा रहा है, साथ में इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स भी है। तो अब उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा जितना केवल अगर ये अकेला होता है, यानी ये सिंगल, जैसा हमने यहाँ पे दिखा है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो अट्रैक्शन फोर्स अलग होता है, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स की वो वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पे एनर्जी में डिफरेंसेस आने लगते हैं। अब इस एनर्जी के डिफरेंसेस को तो कंसिडर किया नहीं था हमने बोर्ड्स मॉडल के डेरिवेशन में, तो बोर्ड्स मॉडल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। तो इस वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स हम देखते हैं कि कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, कितना इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है। उसकी वजह से डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स बन जाते हैं। सो वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए हमें देखने को मिलेगा जो यहाँ पे हमने देखा है। बट ओवरऑल हमको ये कहानी ये सब बनना तो एग्जाम में पूछने वाला है ना, तो हमको ये सब लिखना है। तो सीधा सीधा एक चीज़ हमको क्या माइंड में रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो एनर्जी लेवल जो डायग्राम होगा उसमें केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, एन पे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो हम देखेंगे कि जो एनर्जी है वो केवल n पे डिपेंड ना करके l पे भी डिपेंड कर रही है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से नोट कर लो सीधा, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अनलाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड नॉट ओनली ऑन इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बट ऑल्सो ऑन इट्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक नोट कर लेंगे, ओनली ऑन प्रिंसिपल ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, बस यहाँ तक। उसके बाद सब लोग ये डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम तो नेसेसरी है, डायग्राम से आपको याद रहेगा। तो सब लोग ये डायग्राम बना लीजिए। ये हो गया हमारा क्लियर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल डायग्राम। 3s 3p 3d 4s
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबको समझ में आ गया। ये मैंने नोटेशन में आपको बता दिया था कि कैसे हम डिनोट करते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है। सो हेडिंग जो डाली थी हमने यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करना है, उसके बाद ये डायग्राम बना लेना। और केवल इतने ही पॉइंट याद रखना है कि इस केस में दोनों पे डिपेंड करेगी, जबकि लास्ट केस में केवल और केवल एन पे डिपेंड करेगी। क्लियर। बस यही पॉइंट याद रखना है, बाकी उसके जो इधर उधर की कहानियाँ वो सब नहीं याद रखनी है आपको। ठीक है, ये सब जो मैंने आपको बस ऐसे समझाने के लिए एक पॉइंट के लिए बता दिया, बट इतना ये सब पूछा नहीं जाने वाला था। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ये दो पॉइंट सबने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए सब लोग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ N+L रूल और बोर N+L रूल और बोरबरी रूल, N+L रूल और बोरबरी रूल। ठीक है, N+L रूल या बोरबरी रूल क्या है देखिए, देखो यहाँ पे दिया है एज मेंशन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो N+L रूल ये तो हमने पढ़ लिया। N+L रूल ये बोलता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, ये हम N+L रूल से निकालेंगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कैन बी प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आप ये हेडिंग डालेंगे N+L रूल और बोरबरी रूल, और ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है यहाँ से, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यहाँ तक नोट करके, और उसके बाद ये एग्जांपल्स भी नोट कर लेंगे, ए केस बी केस पूरा। मैं वो समझा दे रहा हूँ आपको, पहले मैं समझा दे रहा हूँ, वो देख लीजिए सब लोग, फिर आगे नोट करिएगा। N+L रूल ये बताता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम। जैसे आपको बोला जाए दिस इज 3D एंड मैंने साथ में ले लिया मान लो 4p, मुझसे पूछा कि ये एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N, एंड ये p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, L, सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे p के 3 ऑर्बिटल होंगे, वैसे d के कुछ ऑर्बिटल्स होंगे। अब देखो, इस 3D एंड 4p में मैं N+L रूल लगाऊंगा, N+L की वैल्यू निकालूंगा, तो N की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी 3 प्लस L की वैल्यू यहाँ पे D के लिए रखा जाएगा 2। SPDF के लिए याद है सबको L की वैल्यू, S के लिए हमने पढ़ा था L की वैल्यू 0, P के लिए हमने पढ़ा था L की वैल्यू 1, D के लिए हमने पढ़ा था L की वैल्यू 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब जब मैं 4p के लिए निकालूंगा N+L, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 4 प्लस SP यहाँ पे P आ रहा है यानी 1, ये आ गई 5। 3D एंड 4p के केस में, ठीक है। तो N+L, अब जिसके N+L की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी कम उसकी कम। तो ये फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। फॉर एन ऑर्बिटल द लोअर द वैल्यू ऑफ N+L, ये देखो ये लाइन, द लोअर द वैल्यू ऑफ N+L द लोअर द एनर्जी। एग्जाम्पल के लिए आप ये दो कंपेरिजन दिखाया गया 4s एंड 3D में। n की वैल्यू इसके लिए 4, इसके लिए 0, इसके लिए 3, इसके लिए 2। यहाँ पे N+L हमने देखा इसका 4 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, तो जिसका 5 है इसके N+L की वैल्यू ज़्यादा है, तो 3D ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब ये जो एग्जांपल मैंने लिया ये सेकंड केस का एग्जांपल है। देखो सेकंड केस दिया है, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ N+L, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी। तो अगर N+L की वैल्यू सेम आ जाए, जैसा कि मैंने ये रैंडम एग्जांपल लिया था जिसमें N+L की वैल्यू सेम आ गई, तो अगर N+L की वैल्यू सेम आ जाए तो जिसके लिए n की वैल्यू, ये n, जिसके लिए n की वैल्यू बड़ी होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, या जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो इस केस में n3 है, इस केस में n3 है, एंड इस केस में n4 है, तो इस वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मैं एनर्जी का अगर लेवल दिखाऊंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिफरेंट, तो 4p पहले लिखूंगा, 3D में बाद में लिखूंगा। तो दिस विल बी द एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, यही चीज़। तो ये दो पॉइंट है N+L रूल से हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। क्यों करते हैं वो आपको पता ही है कि जब तक मुझे एनर्जी पता नहीं होगी तब तक मैं क्या नहीं कर सकता, मैं इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये दिखाया गया है N+L रूल। सिंपल सा रूल है, n रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, L रिप्रेजेंट कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर को।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में n प्लस एल, जो भी ऑर्बिटल आपको दिया गया, जो भी नोटेशन दिया गया, उसके लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालिए। जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, अगर सेम आ गई तो n जिसके लिए ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे। सेकंड वाले में एक एग्जाम्पल आप ये भी नोट कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप खुद से जो भी रैंडमली चूज़ करना चाहें लिख सकते हैं और उसके बेसिस पे आगे कर सकते हैं। क्लियर है? n प्लस एल रूल, इससे हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम। चलिए नोट कर लेंगे सब लोग ये पूरा यहाँ तक। अब इसी n प्लस एल रूल के बेस पे आगे हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमने डिस्कशन किया था कि ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब देखो इसी में एक नया टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, मैं वो बता दे रहा हूँ। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? सॉरी, दिस विल बी ई। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इसमें लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सब लोग लिख लेंगे। डीजेनरेट ऑर्बिटल, दोज ऑर्बिटल इन विच, दोज ऑर्बिटल्स, लिख लीजिए, दोज ऑर्बिटल्स इन विच द वैल्यू ऑफ एनर्जी, those orbital in which the value of energy remains same, those orbital in which the value of energy remains same। ठीक है, those orbital in which the value of energy remains same। अब देखो ये मैं 2p 3d दिखा रहा हूँ, the value of energy remains same। ठीक है, लिख लिया, उसके आगे लाइन और लिख लीजिए, these orbitals, these orbitals, these orbitals belong to the, these orbitals belong to the same subshell, these orbitals belong to the same subshell। तो दिस इज 2p, दिस इज 3d। p में यहाँ पे हमने 3 ऑर्बिटल दिखाए, p में 3 होंगे, d में 5 ऑर्बिटल दिखाए। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैंने इनके नाम भी आपको बता दिए थे, px py pz। बट इनका ओरिएंटेशन एक का एक्स एक्सिस के अलावा, p कैसा होता है, p का शेप भी मैंने बताया था कैसा होता है, डबल में, डबल शेप। तो एक डबल एक्स एक्सिस के अलावा रखा है, तो ये हो जाएगा px, इसका नाम हम बोलेंगे px। वैसे एक डबल y एक्सिस के अलावा रखा है तो py, और pz में z एक्सिस के अलावा। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो इन तीनों को जो हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इनका नाम होगा। डीजेनरेट ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, एंड दे बिलोंग टू द सेम सबशेल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये p सबशेल, ये p सबशेल की 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों इसी शेल के, इसी सबशेल के ऑर्बिटल हैं और इनकी एनर्जी सेम रहेगी। वैसे ही हमने d पे दिखाया, तो d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं और इनकी एनर्जी सेम है। अब चाहे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हो या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, एनर्जी हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे सेम दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं जो डायग्राम हमने बनाए थे, देखो जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में 2s2p की 2p वाले जो हैं, इसकी एनर्जी जो है 2p के 3 ऑर्बिटल सेम है, 3p के 3 ऑर्बिटल की सेम है, 3d के 3 ऑर्बिटल की सेम है। वैसे सिंग इस यहाँ पे 2p की 2s से डिफरेंट है, बट 2p के जो 3 ऑर्बिटल हैं इनकी आपस में सेम है। तो दीज ऑर्बिटल, ये जो 3 ऑर्बिटल हैं इनको हम बोलेंगे क्या, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। वैसे यहाँ पे 3p के दिखाया, 3p के 3 ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी आपस में सेम है, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये 3d में यहाँ पे डीजेनरेट, जबकि पिछले केस में अगर मैं इस केस की बात करूँ तो इस केस में 2s 2p इन सब की एनर्जी सेम हो जाएगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो देखिए ये तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन को हम के एलिमेंट शेल में भरते हैं। तो हमने पढ़ा था इस शेल में 2 जाता है मैक्सिमम, इस शेल में 8 जाता है, इस शेल में 18 जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल में जो हम भरते थे वही हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स मतलब डिफरेंट ऑर्बिटल्स में या शेल्स में भरना। अब हम बात कर रहे हैं, जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं कि हम ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। सो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग होती है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में कैसे होती है, ठीक है। अब उसके लिए डिफरेंट रूल्स दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। डिफरेंट रूल्स पढ़ने पड़ते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में भरा जाता है। जिसमें हमारा पहला रूल है अबाव प्रिंसिपल, ठीक है। अबाव प्रिंसिपल सब लोग ये हेडिंग डाल लीजिए, अबाव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहली हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, अबाव प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं लिखना है, सीधा हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद फर्स्ट अबाव प्रिंसिपल। अब देखिए अबाव प्रिंसिपल क्या होता है। यहाँ में देखिए लिखा हुआ है अबाव इन जर्मन मीन बिल्डिंग। अब ये सब नहीं पढ़ना है, आपको नोट करना है यहाँ से। द प्रिंसिपल state that this principle state that electrons are added progressively to the various orbitals in the order of increasing energy. The electron first occupy the lowest energy orbital available to them and enter into higher energy orbital only after the lower energy orbitals are filled. यहाँ तक नोट करना, ठीक है। अब वो प्रिंसिपल डाल के यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए जो पॉइंट बोल रहा है, जैसे आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बोल रहा है कि सबसे पहले मिनिमम एनर्जी का जो ऑर्बिटल है उसको ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें भरेगा, मिनिमम एनर्जी में। अब ये तो हम भी जानते हैं कि अगर मेरा न्यूक्लियस है और मैं ये एक शेल दिखा रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले किसमें, पहले शेल में बढ़ता था। हम लिखते थे ना ये के एल एम एन, तो मैं दिखाता था कि सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, जब ये 2 चला जाएगा फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि न्यूक्लियस के जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे जैसे मैं सेल बढ़ाता जाऊंगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम मिनिमम एनर्जी को ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि इस सेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास है। तो न्यूक्लियस के सबसे पास है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। फिर जब पहली शेल भर जाएगी फिर इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में भरना स्टार्ट करेगा। तो एक एक करके यहाँ पे हम सेकंड शेल में भरेंगे। जब सेकंड शेल भर जाएगी तब हम थर्ड शेल को भरना स्टार्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट शेल से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल में एनर्जी सबसे कम है, मिनिमम। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि हमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। देखो ये लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा और उसके बाद फिर वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में एंटर करेगा। अब इसकी जो एनर्जी है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो हम किससे, n+l रूल से तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल समझ में आया अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मिनिमम एनर्जी के ऑर्बिटल में एंटर करेगा, जिसके पास मिनिमम एनर्जी, जिसके पास मिनिमम एनर्जी होगी वो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होगा और एटम स्टेबल रहेगा। तो बेसिकली हम स्टेबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई गई, डायग्राम बनाना है, पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए जहाँ तक मैंने टिक कराया है, ठीक। उसके बाद ये जो डायग्राम यहाँ पे लिखा है, ये एनर्जी का जो ऑर्बिटल डिफरेंट ऑर्डर बनाया गया है, ये उसी के बेस पे बनाया गया जो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था n+l रूल, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p 7s। ठीक है, चलो इसके साथ ही मैं बताऊँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1s से मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की,
फिर मैं कैसे बनाना है सबको मैं बता रहा हूँ, वो डायग्राम बनाना है सबको। फिर 1s और 2s के बीच से मैंने एक लाइन निकाली। अब देखो इसमें करेक्ट लाइन ही बनती है, मैं इसलिए समझाने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि आप अपनी नोटबुक में सही से बनाना। अब मैंने 2s और 3s के बीच से एक लाइन उल्टी लेके गया हूँ और 2p 3s को कट करके लाया। देखो डायरेक्शन दिखा रहा हूँ मैं, ये दिखाया, इधर से दिखाता हूँ, दिस इज 2p डायरेक्शन। या तो मैं दूसरे कलर से अगर ऐसे दिखा दूँ, ये मान लो ये मेरी डायरेक्शन हो गई इसकी, ये हो गई, ये हो गई। तो ये तो मैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब पहले मैं बना लेता हूँ इसको, फिर मैं आपको डायरेक्शन दिखाता हूँ। आई होप कि सही बन जाए, ठीक है। 4s के फिर नीचे से लेके गया मैं, एंड मैं वापस 3d 4p एंड 5s को कट करता हुआ आया। देन मैं बीच में से लेके अगेन गया एंड 6s, फिर मैं बीच में से लेके आया एंड ये 4f 5d 6p 7s को कट करते हुए मैंने ये निकाल दिया। तो ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन कैसे बनाना है सबको समझ में आ गया? कैसे बनाया हमने देखो ये 1s 2s के बीच में एक लाइन वापस लेके गए, 1s से एक लाइन कट की, फिर बीच में से एक लाइन वापस लेके गए और उसके बेस पे हमने ये बनाया। फिर ये 2s पे आए, फिर 2s 3s के बीच में लाइन वापस लेके गए, ये कट किया, 3s 4s के बीच में लेके गए। यही डायग्राम आपका यहाँ पे बना हुआ, इस पेज पे भी बना हुआ। अब यहाँ से हम एनर्जी का नॉर्मली ऑर्डर लिखते हैं, तो यहाँ से एनर्जी का जो ऑर्डर लिखते हैं या अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो, सबसे पहले ये 1s है, तो सबसे कम एनर्जी का ये है इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले 1s में जाएगा। देन उसके बाद इस लाइन को फॉलो करते जाओ, किसको कट कर रही है ये लाइन, 2s को कट कर रही है। 1s के बाद इसने 2s को कट किया, 2s के बाद ये लाइन किसको कट कर रही है, 2p को कट कर रही है। 2p के बाद किसको कट कर रही है, 3s को। देन ये किसको कट कर रही है, 3p को। देन 3p के बाद 3d को ना कट के 4s को कट कर रही है। देन 4s के बाद 3d है। तो इसी लाइन को फॉलो करते हुए आप 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद कट करते हुए गया 4d में, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s। तो हमने यहाँ पे 7s तक दिखाया। तो ये हमारा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है। ये एनर्जी के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और ये एनर्जी का ऑर्डर ये नीचे लिखा हुआ था 1s 2s, वो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायग्राम सब लोग ये डायग्राम पहले मैंने बोला जहाँ तक नोट करने को वो नोट करके फिर ये डायग्राम बनाएंगे जो मैंने यहाँ पे बनाया। देन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। अब ये n+l रूल के अकॉर्डिंग ही आ रहा है एनर्जी का ऑर्डर। n+l जो इससे पहले पढ़ा, किसी के लिए भी n+l लगा के देखिए, यही आपको देखने को मिलेगा। और इससे पहले ये वाले डायग्राम में भी मैंने आपको बोला था, देखो ये मैंने बोला था 3s 3p, देन उसके बाद 4s दिखाया था यहाँ। तो 4s मैंने बोला था 4s नहीं आएगा, मतलब 4s का मत दिखाओ अब क्योंकि कंफ्यूज हो गया अभी के लिए। बट 4s पहले आता है, देन 3d बाद में भरता है। वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, n+l रूल के अकॉर्डिंग, कि हमारा जो 3d है वो बाद में भरा जाएगा। 3d की एनर्जी हाई है, 4s की एनर्जी कम है, तो पहले 4s भरेगा देन 3d भरेगा। समझ में आ गया? अब देखो इसको मैं एक तुमको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। आई होप कि तुमने जो पहली क्लासेस में पढ़ रखा है उसके बेसिस पे तुमको समझ में आ जाए। देखो ये 1s को अगर मैं यहाँ ऊपर छोटा सा, कोई नोट नहीं करेगा ये, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s 2p सेकेंड ऑर्बिट के हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन में कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर 3s 3p कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर 3s 3p के बाद 4s आया है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा है मैंने, पहले यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो कुछ लोगों के समझ, ये s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये s दिखाया, s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इस s में ये 2s, s में 2 जाएगा, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने लिखा है, s के 2 p के 6, ये 8 इलेक्ट्रॉन।
फिर इसी तरह 3s में, s में 2 जाएंगे, p में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। फिर s से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर d में कितने जाते हैं, d में जाते हैं 10, तो वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3d का 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो तुमने पहले क्लासेस में पढ़ रखा उसी को मैं यहाँ पे समझाने का ट्राई करता हूँ तुमको। देखो जैसे तुमको बोला जाए कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तो तुम क्या करते थे, KLMN के बेस पे तुम लिखते थे 2 8 8 2, ऐसे ही करते थे। जबकि फर्स्ट में तो 2 जाता है, सेकंड में 8 जाता है, एंड थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन हम थर्ड में 18 ना भर के कितना भरते थे, 8, देन हम 2 भरते थे। ऐसा हम क्यों करते थे, 18 हम डायरेक्ट क्यों नहीं भरते थे, उसका रीज़न अब तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब समझ में आ रहा है। देखो फर्स्ट एस, ये जो मैंने दिखाया है, फर्स्ट एस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड सेल में हम दिखाती थी, सेकंड सेल में 2 आएंगे, सब सेल एस एंड पी, 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो सेकंड में मैंने 8 भर दिया। थर्ड में जाने चाहिए 18, लेकिन मैं भरता था केवल 8। उसका रीज़न ये है कि 3s 3p दोनों का मिला के होता है 8। अब 3s में थर्ड सेल में 3s भी आता है, 3p भी आता है, और ये 3d भी आता है। लेकिन d भरने से पहले मुझे 4s भरना पड़ेगा, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैं पहले यहाँ 8 करके सीधा इसको और ना भर के 18 ना करके मैं इसमें 2 भरता था। अब अगर मुझे पूछा जाए कि कैल्शियम के बाद क्या एलिमेंट का, लाइक स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21, इसको बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 2 8, फिर यहाँ 8 ना लिख के मैं लिखूंगा 9, एंड यहाँ लिखूंगा 2। तो पहले मैं इसको 2 भर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको 8 से ज़्यादा करना स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको 18 अब भरूंगा, इसको अब मैं बाद में 18 करूँगा। उसका रीज़न आप देख ही रहे हैं जो मैंने अभी बताया, कि पहले मैं 4s भर लूँगा, उसके बाद d के 10 भरूँगा। तो d में जब पूरे 10 हो जाएंगे तो 3s 3p 3d के मिला के 18 हो जाएंगे। तो थर्ड शेल में 18 भरे जाते हैं, लेकिन पहले मैं 8 भरता हूँ, उसके बाद मैं फोर्थ के 2 भरता हूँ, देन मैं 9th यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जो हम यहाँ पढ़ते थे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने अपनी 9th या 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, है ना, 2 8 8 2। तो डायरेक्ट 18 ना करके हम फोर्थ में पहले 2 डालते थे, देन ये करते थे, वो हम यहाँ से देख रहे हैं, वो उसका मेन रीज़न ये होता था। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो अभी ये जो ऊपर मैंने येलो कलर में लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं नोट करना है सबको, केवल एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आप नोट कर लीजिए। क्लियर, ठीक है। तो ये पहला प्रिंसिपल है जिसमें हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मिनिमम एनर्जी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, देन 2s में भरेगा, देन 2p में भरेगा, देन 3s में भरेगा। तो ऐसे हमको सारे ऑर्बिटल्स को फिल करते हुए जाना है, और इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऑर्बिटल्स में बढ़ते जाएंगे। सॉरी। सो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर में एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है हमें। ठीक है, अब इसके आगे जो भी सेकंड या थर्ड रूल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। आज हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अबाउ प्रिंसिपल, जो ये बताता है। ठीक है, बाकी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ए एंड एफ बैच के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें कल की क्लास यानी वेडनेसडे की क्लास तक का जो भी सिलेबस होगा वहाँ तक का आएगा। ठीक है, तो अभी कोई बार बार मुझे मैसेज करके नहीं पूछेगा। और साथ में मैंने आपको ग्रुप पे डाल रखा है बुकलेट के रिस्पेक्ट में, कि बुकलेट किसको कहाँ कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि उनका ही डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा कल वेडनेसडे तक, और साथ में वेडनेसडे की क्लास तक जहाँ तक पढ़ाया जाएगा वहाँ तक टेस्ट में आएगा। क्लियर सबको? ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।